कोई निर्णय लिया जाता है, महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, तो महिलाओं को पीछे रखा जाता है। पूरा निर्णय होने के बाद महिलाओं को पूछा जाता है, और कभी कभी तो पूछते ही नहीं। आजकल की जो सत्ता है, आज भी महिलाओं को घर से समानता नहीं मिली है। अगर जीता जागता उदाहरण महिला समानता का देखना चाहते हैं तो हमारे सभागृह में ही देख लो, कितनी महिलाएं यहाँ सभागृह में उपस्थित है। इस देश के विश्वविद्यालय, स्कूल और कॉलेज अब इतने सांप्रदायिक हो गए हैं कि एक शिक्षिका अपने ही विद्यार्थी को बुलाकर उसको मुस्लिम होने की वजह से ऐसी बात बोलते हुए उसी के विद्यार्थियों से पिटवा रही है। जहर का पता नहीं साहब कितना फैल चुका है। और मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय, जिससे मुझे निकाल दिया गया, मैं तो एक बहिष्कृत प्रोफेसर हूं। मैंने बचपन में चाय नहीं बेची, लेकिन मेरे घर वालों ने दूध बेचा। मैंने भीख नहीं मांगी, मेरे घर वालों ने मेहनत किया और मुझे पढ़ाया। अगर हमारे घर वाले न होते तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। मित्रों, ओबीसी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी खराब है, क्योंकि ये ऐसा समाज है जो एक तरह से नोटिफाइड नहीं है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड नहीं है। इसके लिए कोई अलग से फंड नहीं होता, ना इसके लिए अलग से कोई कुछ खास सहूलियतें दी जाती है। मित्रों, जब हमने देखा, जो राहुल गांधी अभी बात कर रहे हैं कि ओबीसी के प्रोफेसर्स नहीं है, जो अभी साहब बताएंगे कि इनको भी कॉलेज से निकाला गया, डीयू से निकाला गया, ओबीसी के आईएएस नहीं है, तो ये बातें बहुत चल रही है। जब आप पॉलिसी में नहीं होंगे, जो पॉलिसी बनती है, धोरण बनता है, पॉलिसी बनती है, उसमें नहीं होगे तो आप कैसे डिमांड कर सकते हो कि हमारे लिए कुछ हो। हम सभी के लिए एक अनमोल अवसर है जहां हम मिलकर नए विचार व्यक्त कर सकते हैं और एक दूसरे से ज्ञान और समझ प्राप्त कर सकते हैं। इस यूथ सिंपोजियम यानी कि इस युवा परिषद की शुरुआत हम संविधान पढ़कर करेंगे। रिपीट आफ्टर मी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमारी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के दिन एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय संविधान। आप सभी लोग अपना नागरिक बोध जागरूक रख के आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मैं आपको बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ। फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। दोस्तों, इस नाम में ही संविधान के सबसे महत्वपूर्ण 3 अंग शामिल हैं। ये फेडरेशन 80 संगठनों को मिलके बना हुआ है। विविध धर्म के सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले ये संगठन अपने
आपसी सारे मतभेद भुला के आपसी भाईचारा देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप देख रहे हैं कि जहां एक और देश में कपड़ों से लेके खाने तक हमें बांटने की लगातार कोशिश की जा रही है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, और इसी समय में ये फेडरेशन संवैधानिक मूल्यों को जनमानस में पिरोने की और आपसी भाईचारा बढ़ाने की निरंतर कोशिश कर रहा है। और इसी उपक्रम के चलते हाल ही में हमने 26 जनवरी गणतंत्र दिन के दिन नागपुर में एक बाइक रैली निकाली थी। बड़ी संख्या में नागपुर शहर के लोग उसमें शामिल हुए थे। लगभग 3 किलोमीटर तक वो रैली लंबी थी। हाथों में तिरंगा लिए नागपुर के लोग देश प्रेम और मैं प्रथमता और अंतिमतः भारतीय हूँ ये संदेश दे रहे थे। आज हम सभी सॉल्यूशंस पे बात तो करने ही वाले हैं, पर हर सॉल्यूशन का एक प्रॉब्लम तो होता ही है। और आज के तारीख में हमारे प्रॉब्लम का एक सबसे बड़ी जड़ बन चुकी है, वो है डिक्टेटरशिप। सो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं बताना चाहूँगी आप सबको कि डिक्टेटरशिप ये शब्द का मतलब क्या है, ये कहाँ से आया है, और आज के डेट में हम ये अक्सर क्यों सुनते हैं कि तानाशाही हमारे देश में देखी जा रही है। तो कुछ साल पीछे चलते हैं और जहाँ से ये शब्द निकला है, ऐसे वन ऑफ द डिक्टेटर के बारे में थोड़ा जानते हैं। I would request to please put on the slideshow. कैसे दुनिया का एक जर्मनी का रूलर देश का सबसे बड़ा डिक्टेटर बना। क्या ऐसी आइडियोलॉजीज के बेस पर उसके मत थे, क्या उसके प्रिंसिपल्स थे जिसके कारण उसे डिक्टेटर का खिताब दिया गया। ऐसे क्या उसकी आइडियोलॉजीज थी, क्या ऐसा एजेंडा चलाया जाता था उस वक्त में, क्या ऐसा एजेंडा चलाया जाता था उस वक्त में जिससे उसे तानाशाही के रूप में आगे आना पड़ा। उसका सबसे मेजर पार्ट था प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बेस्ड ऑन रिलीजन्स, डिवाइड एंड रूल, और ऐसे कई अनरिलेटेबल नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम्स को गिनाया जाता था। प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा सेड। जर्मन्स को किससे खतरा है, ऐसे कौन लोग हैं जिनसे खतरा है, वो है ज्यूज, एक कम्युनिटी जो क्रिश्चियन जैसी ही थी। मेकिंग ऑफ एन इल्यूजन कि मैं उन सारी प्रॉब्लम से आपको बचाऊंगा। अगर आपको देश को बचाना है, अपने आप को बचाना है, क्रिश्चियनिज्म को बचाना है, तो आपको उसके लिए मुझे वोट करना होगा। ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट किए जाते थे। रिलीजियस वॉर्स, कैसे क्रिश्चियंस ही जूस के दुश्मन हो गए, क्योंकि उनके मन में ऐसी चीज़ें डाली जाती थी जिससे वो जूस से नफरत करने लगे। कंट्रोल ऑफ की कॉन्स्टिट्यूशंस, मिलिट्री पावर का कंट्रोल, जुडिशल सिस्टम का कंट्रोल एंड एक्टिव बॉडीज़ का कंट्रोल, जिससे क्रिश्चियंस और वहाँ की पॉपुलेशन के दिमाग में चीज़ें डाली जा सके कि आपको देश में खतरा है,
अपने ही लोगों से आपको खतरा है, आपको उनसे बचने की ज़रूरत है और मैं उसको बचाऊंगा। आई एम अ मसीहा। इसलिए डिवाइड एंड रूल के तहत क्रिश्चियंस और ज्यूज को डिवाइड किया गया। आइडियोलॉजी बेस्ड रूलिंग की गई। आइडियोलॉजी थी नाज़ीज़ की। क्या आप अभी भी सोचते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है? तो ये सोचने वाली बात है। ऐसे पिक्चर्स लगाए जाते थे जिसमें बताया जाता था कि जूस से कैसे खतरा है। रेडियो पर, मीडिया पर हर तरीके से मैनिपुलेशन प्रोसेस की जाती थी। ये सब एक डिक्टेटरशिप की प्रोसेस है। आज हमारे देश में जो मैनिपुलेशन देखा जा रहा है, क्या आप उसे रिलेट कर पा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये डिक्टेटरशिप जो अभी जो डेफिनेशंस आपने सुनी, ये आज के डेट में हो रही है? ये सोचने वाली बात है। डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम इम्पॉर्टेंट इश्यूज, अनेबल टू राइज योर वॉइस। अगर आप अपने मुद्दे उठाते हैं तो उसे दबा दिया जाएगा। बीइंग सप्रेस्ड, बीइंग जेल्ड विथ फेक एलिगेशंस, फेक न्यूज़ और मीडिया मैनिपुलेशन, ये वन ऑफ द पार्ट था डिक्टेटरशिप का। रेडियोज़ जो उस ज़माने में चला करते थे, वहाँ पे कम्प्लीटली न्यूज़ बंद की गई ताकि लोग बाहरी डेमोक्रेटिक न्यूज़ के बारे में जान ना सके। क्या आप सोचते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है और ये इंडिया में नहीं हो रहा है? तो ये न्यूज़ देखिए, क्विंट द्वारा या अलग प्लेटफॉर्म्स द्वारा ये जो न्यूज़ दिखाई गई है, मैन अरेस्टेड फॉर स्पीकिंग अगेंस्ट समवन। These are some of the activists who presented or got against them, the government. ये कुछ न्यूज़ उसका हिस्सा है। जब भी किसी ने आवाज़ उठाने की कोशिश की, उसे दबा दिया गया, उसे फेक एलिगेशंस के साथ जेल में डाल देने की कोशिश की गई। मित्रों, अभी जो स्थिति है, जिस स्थिति में यह आयोजन किया गया है, तो ये आयोजन लगभग इलेक्शन को देखते हुए किया गया होगा या फिर जो भी परिस्थिति है अभी भारत में। लेकिन ये परिस्थिति एक दिन में बनी नहीं है। ये परिस्थिति हजारों सालों से, बलिराजा के समय से अभी तक के, ये परिस्थिति वैसे की वैसी ही है। बहुत महापुरुष आ गए अपने बीच में। महात्मा फुले आए, महात्मा फुले के सामने आदि शिवाजी महाराज होंगे, उसके बाद में शाहू महाराज थे, बाबा साहब आम्बेडकर रहे। लेकिन ये परिस्थिति जो है थोड़ी बदलती है और आगे जाके ये परिस्थिति वैसे की वैसे क्यों हो जाती है, इसका विचार हम युवाओं ने करना चाहिए। क्योंकि युवा, आज का विद्यार्थी कल का युवा और फिर कल नागरिक बन के आगे जाता है। तो ये परिस्थिति इसलिए आती है कि रेट्रोस्पेक्ट जो है, रेट्रोस्पेक्ट हम कर नहीं पाते हैं। हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं और पुरानी बातें भूलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, पार्टिसिपेशन की कमी के कारण ये सारी परिस्थिति आती है। जो आदमी, जिसको समझ आती है, वो आदमी आगे बढ़ता है और वो अपने आप में लग के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, इंडिविजुअल लेवल पे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो उसमें पार्टिसिपेटरी प्रोसेस थम जाती है और पार्टिसिपेशन नहीं होने के कारण प्रोसेस पे किसी भी प्रोसेस पे बात नहीं होती। और जब बात बंद हो जाती है तो इस तरह की परिस्थिति आती है जब फिर से लोगों को इकट्ठा होकर बात करनी पड़ती है। मित्रों, जो ओबीसी युवाओं की दशा दिशा के बारे में मेरे को सब्जेक्ट दिया है, तो पिछले 5-6 सालों से, जैसे 12-13 साल हम लोग दिल्ली में रहे। दिल्ली में आने के बाद में पहले लगता था हमें कि महाराष्ट्र बहुत अच्छा स्टेट है, क्योंकि दिल्ली में यूपी और बिहार की बात की जाती है, बहुत ख़राब स्टेट है करके। तो उसके बाद में ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र बहुत अच्छा स्टेट है। लेकिन कोरोना के बाद जब जैसे ही महाराष्ट्र में आए तो पता चला कि महाराष्ट्र ही सबसे वर्स्ट स्टेट है। मतलब सुलझे हुए लोग, पढ़े लिखे लोग, लेकिन अपने अधिकारों के लिए बात ही नहीं कर रहे। सुलझे हुए लोग हैं, अपना अधिकार, खुद के अधिकार के लिए भी बात करने से डरते हैं। तो ऐसा स्टेट, उससे अच्छा तो बिहार और यूपी है, जहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे लोग अपने डिमांड्स कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ अधिकारों की बात हो रही है। तो ये जब हमने देखा, तब हमने स्टूडेंट राइट्स एसोसिएशन के माध्यम से और ओबीसी युवा अधिकार मंच के माध्यम से ये ठाना कि हम लोगों को गांव में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों के क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। तो पिछले 5 सालों में कई हमने यात्राएं निकाली, कई लोगों के पास में गए। हमें पता चला कि जो प्रश्न, जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, वो उनको पता ही नहीं है। वो उन्हीं के क्वेश्चन है, डिस्कस हम नागपुर में करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं। एक तो ये पता नहीं कि हम लोग डिस्कस करते हैं,
और ये भी पता नहीं कि उनके क्या प्रश्न हैं। तो ये दोनों में इतना बड़ा गैप हो गया है कि दिन ब दिन इस तरह की जो भी सरकारें अभी आ रही है उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण, मतलब जैसे मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हूँ तो हमें पढ़ाया गया है कि कोई भी संगठन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीज़ें जरूरी होती है। एक तो विलिंगनेस होता है, तो अपने लोगों में विलिंगनेस बहुत है, बहुत विलिंगली काम करते हैं, कोई भी काम हो, कोई भी फंक्शन हो उसमें विलिंगली काम करते हैं। दूसरा एक कोऑर्डिनेशन होता है, तो कोऑर्डिनेशन भी बनाने की कोशिश करते हैं, बीच बीच में टूटता है, बीच में और कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, जैसे अभी ये 80 संगठनों का फेडरेशन बना है। एक तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है संगठन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो होता है पर्पज। क्या सभी जो 80 संगठन जो हमारे हैं, जो इसमें फेडरेशन में आए हुए हैं, क्या सभी का पर्पज एक है क्या? अगर सबका पर्पज एक है तो वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, संगठन आगे बढ़ेगा। अगर सभी के अलग अलग पर्पज होंगे तो जिस किसी एक संगठन का पर्पज एक ही है, जो कि एक बहुत विशाल संगठन है, जो कि अभी अदृश्य शक्ति भी जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा विशालता से काम कर रहा है, क्या उससे हम लड़ सकते हैं क्या? जब तक कि हमारा पर्पज एक ना हो, जब हमारा पर्पज एक हो जाएगा तो अपने आप लोग आते जाएंगे और संगठन में जुड़ते जाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे किस लिए, क्यों आए हैं और किसके लिए आए हैं। जिसके लिए आए हैं वो बिल्कुल अछूता है, वो बिल्कुल बाहर है। और हम किस लिए आए, ये भी हमारे ऊपर प्रश्न आते हैं कि हम यहाँ किस लिए आए। हम क्या नागपुर के इलेक्शन के लिए आए हैं कि हम पूरा देश का इलेक्शन बदलाना चाहते हैं? तो ये क्लैरिटी हर एक के मन में आई तो आगे का रास्ता और क्लियर होगा। हम लोग भी अभी कल परसों ही राहुल गांधी जी से मिले, महाराष्ट्र से एक डेलीगेशन हमारा गया, हमने वही बात उनको बताई। हम वो बात बताने के लिए 11 तारीख को हमें पता चला, 12 को हम पहुँचे, 600-700 किलोमीटर हम लोग गए वहाँ पे। यही बात बताई कि राहुल गांधी जी, आप जो भी बात कर रहे हो ओबीसी के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, एससीज के लिए, एसटीज के लिए, महिला के लिए, क्या वो बात वहाँ तक के पहुँच रही है क्या? हम लोगों ने राहुल गांधी के सामने कंप्लेंट करी कि आप जो भी बोल रहे हो वो बात गांव तक के नहीं पहुँच रही है, इसके लिए कुछ करो। अदरवाइज ये जो भी खेल जो भी चल रहा है, जो यात्रा चल रही है, इसका कोई उपयोग नहीं होगा। और जो भी ये हम लोग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, तो बात पहुँचने के लिए जो भी कर सके, जो भी 1 महीना बाकी है इलेक्शन के लिए अगर करना हो, आगे के लिए तो लड़ाई बहुत बड़ी है, तो इसके लिए हमें कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाना, ये बढ़ाना पड़ेगा, उसके माध्यम से अच्छे करने पड़ेंगे। मित्रों, ओबीसी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी खराब है, क्योंकि ये ऐसा समाज है जो एक तरह से नोटिफाइड नहीं है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड नहीं है। इसके लिए कोई अलग से फंड नहीं होता, ना इसके लिए अलग से कोई कुछ खास सहूलियतें दी जाती है। मित्रों, जब हमने देखा, जो राहुल गांधी अभी बात कर रहे हैं कि ओबीसी के प्रोफेसर्स नहीं है, जो अभी साहब बताएंगे कि इनको भी कॉलेज से निकाला गया, डीयू से निकाला गया, ओबीसी के आईएएस नहीं है, तो ये बातें बहुत चल रही है। जब आप पॉलिसी में नहीं होंगे, जो पॉलिसी बनती है, धोरण बनता है, पॉलिसी बनती है, उसमें नहीं होगे तो आप कैसे डिमांड कर सकते हो कि हमारे लिए कुछ हो? एक तो तिजोरी हम भर रहे हैं, ओबीसी 52% महाराष्ट्र का, भारत का है, उसमें तिजोरी 52% भर रहा है, मतदान भी 52% दे रहा है, लेकिन उसको बजट मिल रहा है 0.83%। उसके ऊपर वो बात ही नहीं कर रहा है। मुझे क्या मिलना चाहिए इसके ऊपर बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसके मन में, जो भी हमारे लीडर्स है, इन लोगों ने मन में भिनाया है कि आपको कुछ नहीं मिलता, ये एससी एसटी के लिए। तो ये बात हमें क्लियर करनी पड़ेगी युवाओं को भी कि हम तिजोरी भरते हैं, हमारा हक है, 50% से ऊपर हमारा हक है और हमें मिल सकता है। तो हम लोग यात्राओं के माध्यम से ये मोटिवेशन भी देते हैं, सरकार के साथ डायलॉग भी करते हैं, सेक्रेटरी मिनिस्टर के साथ बात भी करते हैं। ये ओबीसी युवा अधिकार मंच का यही काम है कि हमें मिल सकता है, ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है और हम ही देश चलाते हैं। जो भी कलेक्टर हो या पीएम की गाड़ी है वो भी हमारे पैसे से चलती है, ये हम गांव के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी 200 गांव में हम लोग जब लगभग गए, तो हमें और 10 साल हमारी कोशिश है कि और 10 साल हमें जाना पड़ेगा। तो मैं वो देखना चाहता हूँ दिन कि जिससे वो पार्टिसिपेटरी प्रोसेस में जो आदमी, जो लाभार्थी इन्वॉल्व होना जो चाहता है, उसके पास में वो समझ हो। मतलब अभी ये हो गया है कि लाभार्थी जो गट है, लाभार्थी जो ग्रुप है, वो बिल्कुल प्रोसेस में नहीं है। वो लाभ ले रहा है, उसको 500 रुपये दे दो तो वो पैर पड़ रहा है, जो 500 रुपये मतदान के लिए उसको दे रहा है उसके पैर पड़ रहा है। कोई 1000 रुपये दे दे तो वो भगवान है उसके लिए। तो ये बात हमें धीरे धीरे पहुंचानी है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र में, ये नागपुर में, तो उसके माध्यम से भी वो संस्था बनाने के लिए भी हमारे संगठन ने काफ़ी कुछ किया। मैं अपने विषय के माध्यम से बताऊं कि अल्पसंख्यकों के प्रति जो भेदभाव होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, मैं ये समझता हूं कि वो 2 प्रकार का है। एक तो ये है कि वो सिस्टेमिक है और दूसरा असिस्टेमिक। सिस्टेमिक मतलब वो भेदभाव जो सिस्टम के ज़रिए से होता है। इसकी सबसे खतरनाक मिसाल हम देखें तो वो थी हमारे भाई रोहित वेमुला की आत्महत्या। ये किसके ज़रिए से हुई थी?
इसके पीछे क्या कारण थे उससे आप सब मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे कि रोहित वेमुला की आत्महत्या नहीं बल्कि एक सिस्टमिक हत्या थी, और जो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, सिस्टम ने बाकायदा उन लोगों को सपोर्ट किया था। फिर हम ये भी देखते हैं कि मैंने जो दूसरी बताया है असिस्टमिक, तो इसमें यह होता है कि आप अगर इसको डिफरेंशिएट करने पर आए तो आप ये ना समझे कि सिस्टमिक है तो दूसरा सिस्टमिक जो भेदभाव है उसके अंदर सिस्टम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। असिस्टमिक इस जो भेदभाव होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके अंदर सिस्टम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं जो सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो सिस्टम कई बार या तो मुक्त दर्शक बना होता है या फिर उनको उस जो घटना को वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है, उसे रफा दफा करने की कोशिश करता है। हमारा काम ये है कि वो दोनों भी किस्म की जो भेदभाव हमारे इस समाज में हो रहे हैं, खास करके शैक्षणिक संस्थाओं में, पहले ये होता था कि शैक्षणिक संस्था जितने थे वो इस भेदभाव से बचे हुए थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये एक तरह से जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो सारे के सारे एक हॉट बेड का काम करते हैं। बहुत सारे हमारे पास में उसके वाक़यात है, जैसे उडुपी का अगर हम देखेंगे तो नकाब का इशू है, हिजाब का इशू है। हम अगर देखेंगे छोटे बच्चों में भी इसका प्रचार किया जा रहा है। उस तृप्ता त्यागी नाम की टीचर का मैं आपके सामने उल्लेख करना पसंद करूंगा, जो नेहा पब्लिक स्कूल की एक टीचर थी और जिसने अपने ही क्लास में, अपनी ही स्कूल में सीखने वाले एक बच्चे को उसके क्लासमेट्स के ज़रिए मारने लगाया था। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये सारी जो मिसालें हैं, या फिर हम देखते हैं कि पायल तड़वी जो एक एसटी वर्ग से आती थी और हम ये भी देखते हैं कि उसने भी आत्महत्या की थी, और रोहित वेमुला की बात तो मैंने आपके सामने रखी है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे घटनाक्रम एक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि हमारे जो शैक्षणिक संस्थान है वो अब पहले जैसे नहीं रहे। अब उनके अंदर ये भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि एक्सेसिबिलिटी पर, शिक्षा के अधिकार पर इसका असर होने लगा है। अब आप देखिए कि एक साल के अंदर 46% मुस्लिम ड्रॉप आउट रेशो बढ़ा है। अगर अभी जब आप इंटर हुए थे यहाँ पर तो आपके हाथ में एक पेपर दिया गया, उसके अंदर ये डेटा मौजूद है। अगर आप देखेंगे एक पेज पलटकर तो आपको एक टेबल दिखेगा जिसमें फर्स्ट क्लास से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशनल इन्वॉल्वमेंट की वहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो सबसे कम उसमें मुस्लिम विद्यार्थियों का आंकड़ा है। ये डिस्क्रिमिनेशन एक्सेसिबिलिटी के ऊपर आकर रुकता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो इस डिस्क्रिमिनेशन, इस भेदभाव की वजह से पीछे हटते हैं। और ये जो बीमारी है, हम बार बार इस बीमारी का उल्लेख करते हैं, इस बीमारी को सबके सामने रखने की कोशिश करते हैं। मैं भी करता हूँ, SIO करती है जिससे मैं हूँ, इसके अलावा दूसरी संगठनाएं करती है, लेकिन उसके बाद में भी इस बीमारी के इलाज के लिए वो कोशिशें हम लोग नहीं करते जो होनी चाहिए, या फिर ये है कि जो कोशिशें हम करते हैं उनके अंदर हम जेन्युइन नहीं है, हम अपने पूरे दिल से उन कोशिशों को करने की कोशिश नहीं करते, उन्हें पूरा करने के हम काम नहीं करते। तो जो जिम्मेदारी की बात मैंने की है, जो मेरे विषय में है कि जो डिस्क्रिमिनेशन या जो भेदभाव शैक्षणिक संस्थानों में हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ बेसिक उपाय है जिनको वापस से हमको हमारे अंदर, हमारे पर्सनली भी और हमारे समाज के अंदर भी हमें लागू करने की ज़रूरत है। सबसे पहला उपाय तो उसमें मैं ये समझूंगा कि इसकी जो ये भेदभाव हो रहा है इसको कम ना आंका जाए। हम कई बार ये समझते हैं कि जो भेदभाव रोहित वेमुला के साथ हुआ था तो वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हुआ था, या फिर जो तृप्ता त्यागी ने किया था उस बच्चे के साथ तो वो यूपी में हुआ था, वो यूपी की घटना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कई सारी ऐसी घटनाएं घटती है, रोज़ घटती है, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते। हम कब उन पर ध्यान देते हैं? जब वो कोई नेशनल इशू बनकर सामने आता है, जब मीडिया उसे हमारे सामने दिखाता है, तब कहीं जाकर हमारी नज़र उन पर पड़ती है। तो सबसे पहले ये है कि अपने आसपास के इन तमाम घटनाओं को आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कि कहीं हमारे आसपास, हमारे संस्थानों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कहीं इस किस्म की कोई छोटी मोटी घटना तो नहीं हो रही। अगर कोई छोटी घटना भी होती है तो उसके लिए भी उठना होगा,
उसके लिए भी सबके सामने अपनी बात को रखना होगा, उस घटना को हाईलाइट करना होगा। तो मेरा जो टॉपिक आज मैं लेने वाला हूँ दैट इज़ सोशल मीडिया का युवक वोटरों पे होने वाला असर। हम लोग ने जब बात की सबसे पहले कि कैसे नाजीज़ ने परसेप्शन सेट किया, कैसे बताया कि प्रॉब्लम्स है और हमें ज्यूस से बचना है, कैसे हमें बताया जाता है कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है और बाकी सारी चीज़ें हो रही है। उसका पहले यूज़ किया जाता था थ्रू रेडियोज़, थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड जो भी उस समय प्लेटफॉर्म अवेलेबल होते थे। आज के समय में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो है सोशल मीडिया। आज दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैक होती है, एक तो ईवीएम मशीन और दूसरा है यूथ का माइंडसेट। और ये दोनों चीज़ें जो यूथ का माइंडसेट है वो सबसे ज़्यादा हैक हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल मीडिया हमारे लिए आज एक अभिन्न अंग है हमारे लाइफ का। हम लोग देखते हैं कि हो सकता है हम लोग हमारे परिवार को साइड में रख दें, लेकिन मोबाइल फ़ोन को हम लोग दूर नहीं रख पा रहे। और मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं उससे हम लोग अपना परसेप्शन क्रिएट करते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये सत्य है और ये असत्य है। खासकर मैं जब बात करूँगा कि जेन जी, जो जनरेशन जेड बच्चे हैं, जो पेशेंस लेवल कम रखते हैं और रिसर्च कम करते हैं और जो चीज़ें उन्हें ऑन स्पॉट स्क्रीन पे दिखती है उसे ही वो मानते हैं और उसके बेसिस पे चीज़ों को स्प्रेड करते हैं। और इसका सबसे अच्छा यूज़ जो कर रहे हैं वो पॉलिटिशियन कर रहे हैं। तो प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने बताया कि जो मशीन सबसे ज़्यादा हैक हो रही है वो तो एक ईवीएम है एंड सेकेंड थिंग इज़ ह्यूमन माइंड। हमारा जो माइंड है वो सबसे ज़्यादा हैक हो रहा है थ्रू यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि हम लोग देखते हैं कि 1 बिलियन के ऊपर में हमारे पास में एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स है देश में। और उसके 2021 में जो डेटा था कि कितने प्रतिशत अराउंड 17% ऑफ GB जो हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं, मंथली कंजम्पशन ऑफ 17 GB का होता था। आज के समय में अराउंड 20 GB के आसपास में हम लोग नॉर्मल पर्सन डेटा कंज्यूम करता है। मोबाइल डेटा जो यूज़ कर रहे हैं उस मोबाइल डेटा में 48% यूथ अंडर 25 है और यही हमारी देश की शक्ति है। और ये 48% जो पब्लिक है ये आज जेन ज़ी कहलाती है। और ये जेन ज़ी जो ऑडियंस है दैट इज़ सुनने, समझने और सहन शक्ति में बहुत कमज़ोर है। ये लोगों को हम लोग अगर कुछ कहे तो दे आर नॉट एबल टू हैव एन इंटरेस्ट कि मुझे ये चीज़ मत बताओ, मुझे ये चीज़ पता है। ये लोग रिसर्च करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। ये लोग जो है परसेप्शन की सिखा रहे हैं और इनका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पॉलिटिशियन, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। उन्हें पता है कि जो हमारी जो वोट बैंक है वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है और सोशल मीडिया पे उनको किस तरीके से हमें मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से हमें उनका इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया पे एक टर्म यूज़ होती है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें जो आईटी सेल होता है, जो पार्टीज होती है, ये लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति 18 साल का कब होने वाला है। 18 साल का होने से पहले उसे उसका इंटरेस्ट क्या है, वो किस सिटी में रहता है, उसको मेल है, फीमेल है, उसे लाइक डिसलाइक्स, ये सारी चीज़ों का सेगमेंटेशन किया जाता है। उसके बेसिस पे उसे उसी तरीके की फीड दिखाई जाती है, उसे उसी तरीके का कंटेंट दिखाया जाता है कि देखिए अगर किसी को पाकिस्तान की चीज़ें पसंद है या उसे हम अगर सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ एक्शन लिया तो वही चीज़ उसे दिखाई जाएगी और उसे वो बहुत पसंद आएगी। किसी को बताया जाएगा कि धार्मिक चीज़ें हो रही है, हिंदू खतरे में है, और उसे उसी तरीके का कंटेंट दिखाया जाएगा। कुछ लोगों को पॉलिटिकल कंटेंट दिखाया जाएगा, कुछ लोगों को देश की तरक्की का कंटेंट दिखाया जाएगा। और इस तरीके से सेग्रीगेशन इतना माइक्रो लेवल का है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन। नेक्स्ट। तो जो परसेप्शन सेट किया जाता है उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि किसी को कोई जजमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं। किसी को लगेगा कि ये हाथी की पूंछ नहीं, हाथी का कुछ और है। कोई बोलेगा कि ये पेड़ नहीं है, ये पीठ है। कोई पैरों को कुछ और समझेगा। ये सब चीज़ें एग्जाम्पल्स है परसेप्शन सेट करने के और लोगों के माइंडसेट के साथ खेलने से। ये जो मल्टी लेयर्स एक दिमाग में यूथ के हम लोगों ने बिल्ड कर रखी है सोशल मीडिया के थ्रू में। नेक्स्ट। एंड जो पहले होता था कि रेगुलर टारगेटिंग की जाती थी। एक जब हम लोग हमारे पुराने नेता निकलते थे तो वो स्पीचेस देते थे एंड पब्लिक में जाते थे और एक पर्टिकुलर वे में रेडियो और इन सब के थ्रू में बताया करते थे। लेकिन अब माइक्रो टारगेटिंग होती है कि एक एक बंदे का डेटा, एक एक बंदे का इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास में होता है और उन्हें पता होता है कि इसे क्या दिखाना है। तो दैट इज़ माइक्रो टारगेटिंग जो अब हो रहा है, दैट इज़ वेरी डेंजरस। एंड हम लोग हमारे फीड में जो भी हम लोग वीडियोस डालते हैं, पोस्ट डालते हैं,
हम लोग जो स्टोरीज लगाते हैं, हम लोग जो वीडियो शेयर करते हैं, इन सब चीज़ों से उन्हें पता रहता है कि इस बंदे का पसंद नापसंद क्या है, इसे क्या दिखाना है। नेक्स्ट, ये जस्ट जनरल डेटा मैंने कुछ आपको शो करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज़, तो आप लोग देख सकेंगे कि बीजेपी का जो फॉलोअर है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप लोग वहाँ पे डेटा देख पाएंगे। वैसे ही अगर कांग्रेस एंड बीजेपी का हम लोग सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से उसका प्रेजेंस है, तो फेसबुक पे बीजेपी के जो फॉलोअर्स है, यू कैन सी इन उत्तर प्रदेश में क्या है, वही अगर हम लोग देखें ट्विटर में और उसी के अगेंस्ट में हम लोग देखें तो इंस्टाग्राम में, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये सारी पार्टियाँ अवेलेबल है। 2014 के बाद में जो सोशल मीडिया का यूज़ हुआ है, जो क्रिएटर्स बने हैं, अभी कुछ दिन पहले 5000 क्रिएटर्स को एक साथ बुलाया गया था मोदी जी द्वारा और सभी को अवार्ड दिया गया। अवार्ड देने का मतलब यही नहीं है कि उनके काम के लिए उन्हें सराहना दी गई, एट द एंड दे ऑल गोइंग टू बी यूज देम फॉर द अपकमिंग इलेक्शन। नेक्स्ट, ये एक जनरल डेटा है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कैंपेनिंग में सोशल मीडिया का यूज़ किया गया। ये गुजरात और पंजाब का चुनावी डेटा है जिसमें सोशल मीडिया का किस तरीके से यूज़ किया गया था। आप लोग देखेंगे कि आप, बीजेपी, इंडिपेंडेंट एंड कांग्रेस, तो सबसे ज़्यादा जो एड्स रन कर रही है, सबसे ज़्यादा जो ऐड रन करती है वो बीजेपी है। और जब ये ऐड रन करती है तो ये माइक्रो टारगेटिंग करती है एक एक इंडिविजुअल लेवल पे, और उसके हिसाब से वो लोग वोटर्स को कन्वर्ट करते हैं, उनके माइंडसेट को सेट करते हैं कि आप लोगों को बीजेपी तक जाना है, एकमात्र सॉल्यूशन बीजेपी है। नेक्स्ट, ये इमेज आपको बता सकती है कि बैकग्राउंड में खड़े पॉलिटिशियंस आपके कानों में फूंक मार रहे हैं, एक तरीके से तंत्र मंत्र की तरह। ये सोशल मीडिया का तंत्र मंत्र है और ये आपको बताया जा रहा है पीछे से कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, आप खतरे में हो, एजुकेशन नहीं है, कांग्रेस गलत है, बाकी पार्टियाँ रॉन्ग है, सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है बीजेपी, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें जो आपको कानों में फूंकी जा रही है थ्रू सोशल मीडिया। नेक्स्ट, तो मैं चाहूँगा कि अब जब चुनाव होगा तो आप लोग, जो यूथ है यहाँ बैठा हुआ है, वो बस एक काम करे कि सोशल मीडिया पे जो डिपेंडेंट डेटा आता है उसके बेसिस पे वोट ना करे, अपना इंटेलेक्चुअल लेवल यूज़ करे, तर्क करे, लोगों से डिस्कशन करे, अंडरस्टैंड करे कि मेरा नेता मुझे कौन चुनना है। आज हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। देश आज़ाद हुआ है, लेकिन क्या महिलाएं आज़ाद हुई है? महिलाएं आज भी आज़ाद नहीं है। आज भी महिलाओं को जिम्मेदारियों के नाम पर, महिलाओं को रूढ़ी परंपराओं के नाम की बेड़ियां बांध दी जाती है जब भी वो सफलता के मार्ग पर निकलती है। आज भी महिलाओं को उनके ही विचारधाराओं से आज़ादी नहीं मिली है। आज भी महिलाएं किसी न किसी की गुलामगिरी कर रही है और वो सोचती है कि मैं इनसे बड़ी नहीं बन सकती। ये हमारे देश की महिलाओं की दुर्दशा है। अब आप कहेंगे कि युवा परिषद में ये महिलाओं का विषय कहाँ से आया? तो दोस्तों, इस देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और तमाम परिषद होते हैं, तमाम महिलाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। महिला दिन के दिवस पर सिर्फ एक ही दिन मिलता है महिलाओं को, 8 मार्च। उस समय सिर्फ महिलाएं वहाँ उपस्थित होती है, लेकिन आज ये युवा परिषद में मुझे लगा कि आज युवाओं को समझना चाहिए कि महिलाओं की ताकत क्या है, युवाओं को समझना चाहिए कि महिलाएं क्या है। देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, फिर भी इस देश में महिलाओं को आज़ादी नहीं। अगर आज़ादी होती तो महिलाएं आज इतना संघर्ष नहीं करती। आज भी महिलाओं को पितृसत्ता के आगे झुकना पड़ता है। आज भी महिलाओं को किसी निर्णय के लिए पिता या भाइयों से या पति से पूछना पड़ता है कि मैं ये चीज़ में आगे जाऊँ या ना जाऊँ। अगर पितृसत्ता यानी कि माँ बाप भाई और पति उन्हें हरी झंडी दिखाता है, तभी वो महिला आगे बढ़ पाती है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें संविधान में समानता का अधिकार तो दे दिया, पर मैं यहाँ उपस्थित सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या हमें समानता मिली है? मिली है? जोर से बोलिए। नहीं। अगर हमें समानता मिली होती तो आज नौकरियों में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी होती।
आज राजनीति क्षेत्र में महिलाओं की बराबर की भागीदारी होती है। राजनीति क्षेत्र में गिने चुने महिला नेता है, लेकिन बराबरी की नहीं है। आज भी अगर राजनीति में कोई निर्णय लिया जाता है, महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, तो महिलाओं को पीछे रखा जाता है। पूरा निर्णय होने के बाद महिलाओं को पूछा जाता है, और कभी कभी तो पूछते ही नहीं। आजकल की जो सत्ता है, आज भी महिलाओं को घर से समानता नहीं मिली है। अगर जीता जागता उदाहरण महिला समानता का देखना चाहते हैं तो हमारे सभागृह में ही देख लो। कितनी महिलाएं यहाँ सभागृह में उपस्थित है? गिनी चुनी महिलाएं इस सभागृह में उपस्थित है। मंच पर कितनी महिलाएं हैं? केवल 2 महिलाएं हैं। कहाँ है महिला समानता? महिला समानता को महज हमने संविधान में रख दिया है, कागजों में रख दिया है। मैं आपको एक आंकड़े बता दूं, यूपी में 65,000 से ज़्यादा महिला अपराध 2023 में हुए हैं। 2023 का जो आंकड़ा मैं बता रही हूँ वो 2023 का है। राजस्थान में 45,000 से ज़्यादा महिला अपराध के केसेस दर्ज हुए हैं। और हमारा महाराष्ट्र, लक्ष्मण सर, मैं एक बात बता दूं, जब मैं दिल्ली आती हूँ, तब मैं दिल्ली आने के बाद मैं नागपुर में बड़े गर्व से कहती थी कि हमारा नागपुर बहुत ही सेफ है, हमारा नागपुर बहुत ही सेफ है, महाराष्ट्र सेफ है महिलाओं के लिए। दिल्ली में आज भी 10 बज गए तो महिलाओं को यानी डर लगता है कि क्या होगा, हम घर पहुंच पाएंगे, हर उस नज़र के तरफ देख के डर लगता है। लेकिन आज हमारे महाराष्ट्र की भी वही कंडीशन हो चुकी है। वही आज हमारे महाराष्ट्र 2023 का महिला अपराध का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 45,331 अपराध दर्ज हुए हैं। ये दर्ज हुए अपराध है, ठीक है। उसके बाद ये मैं नहीं कह रही, ये बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर है उनका आंकड़ा है। उसके बाद अगर मैं हमारे नागपुर की बात करती हूँ, नागपुर में छेड़छाड़ के जो केसेस है वो 2023 के वो 470 प्लस है। छेड़छाड़ के केस जो दर्ज हुए हैं नागपुर में 2023 के जो रेप केस है, किडनैपिंग केस 2023 में 770 प्लस है। 2022 में 460 थे, आज 2023 में और बढ़ के 770 से ज़्यादा है। अगर हम रेप की बात करें तो नागपुर में 2023 में 470 से ज़्यादा महिलाओं पर रेप के मुकदमे दर्ज है। और ये सिर्फ दर्ज केसेस के हैं, और भी आगे जिनका केस मुकदमा दर्ज नहीं हुआ वो और भी ज़्यादा है। इससे हम क्या समझेंगे? इससे हम ये सोच सकते हैं कि हमारा नागपुर, हमारा महाराष्ट्र अब हमको बदलना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा और उसी को मतदान करना पड़ेगा जो महिलाओं की सुरक्षा की पहले बात करेगा, जो महिला के सम्मान की पहले बात करेगा, जो महिला को न्याय देने की बात करेगा। ना कि कई महिला रेसलर अगर बैठते हैं आंदोलन पे, उसी महिला रेसलर के अपराधी को मंत्री पद दिया जाता है। ऐसे सरकार को हम कदाई वोट ना करें। जाते जाते एक मैं बात कहना चाहूंगी, जिनके हाथों से महिलाओं की इज्जत ना संभाली जाए, ऐसे नेताओं से संसद से निकाला जाए। जिनके हाथों से महिलाओं की इज्जत ना संभाली जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश की महिलाओं को एक बात बतानी चाहती हूँ, आस्तीन में कभी कोई सांप ना पाला जाए, आस्तीन में कभी कोई सांप ना पाला जाए। महाराष्ट्र शासन ने आरटी के माध्यम से जिस दबे कुचले लोगों के लिए फ्री में प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया जाता था, आज आरटी के माध्यम से महाराष्ट्र शासन ने 1 किलोमीटर के दायरे में अगर गवर्नमेंट की स्कूल है
तो वहाँ प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ऐसी फतवा निकाला है। अब हम युवा के भविष्य की बात करते हैं, हमारे बच्चों का ही भविष्य खतरे में है। बताने का तात्पर्य यह है कि आरटी का जब नियम बना था तब उस नियम में प्राइवेट स्कूलों को कंसीडर किया गया था, उसी तरह से सरकारी स्कूलें भी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं वहाँ पर में जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑलरेडी, तो फिर आरटी का मतलब वहाँ पर में क्या आता है? आरटी 25 को आप वहाँ कैसे कंसिडर कर सकते हो? अगर आरटी 25 अगर हमारे को मिला है आर्टिकल 21A के अंतर्गत, तो वो केवल और केवल प्राइवेट स्कूलों के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। आज हमारे जो शोषित पीड़ित वंचित जो बच्चे हैं, जो परिवार के बच्चे हैं, जिनको उच्च शिक्षा की ओर आरटी के माध्यम से जाने का एक अवसर था, वो भी आज छीन लिया गया है। उसके अलावा जो स्कूलें, महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा, मैं अभी भारत की ओर नहीं जा सकता, जो स्कूलें महाराष्ट्र में करीबन 65,000 स्कूलें हैं जो बंद होने की कगार पे है, और ऑलमोस्ट 15,000 स्कूलें बंद हो चुकी है। क्यों स्कूलें बंद हो रही है? क्या कारण है? इन्हें हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देना है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो हम इनके बराबरी में आके बैठेंगे, और ये लोग ये नहीं चाहते कि इनके बच्चे पढ़े। ये जानबूझ के हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का एक तरह का इनका षड्यंत्र है। और हमारे बच्चे जो हैं वो लेबरस क्लास रहने को ना, ये इनकी मानसिकता है। आज हमारे को आरटी के माध्यम से हमारे बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे, लेकिन आज के बाद उनका वो उनको जो शिक्षा मिल रही थी वो भी शिक्षा से वो वंचित हो जाएंगे। ये तो बच्चों का हो गया। अब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसा? वही फिर हम मराठी, हिंदी और उर्दू के स्कूलों में हम अपने बच्चों को डालेंगे, हमारा बच्चा कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा। हमारे को वो स्कूलें बचाना बहुत जरूरी है, सभी स्कूलें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि हमारे बच्चों को पूरी तरह से शिक्षा से वंचित करने का एक षड्यंत्र है। इतना गहरा षड्यंत्र है कि हमारे बच्चे आगे में आने वाले समय में पढ़ नहीं पाएंगे। जो पैसा देगा वही पढ़ेगा, क्योंकि ये सारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से फिलॉन्थ्रोपिस्ट को यहाँ पर में पूरा शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यानी हमारे जो गरीब के बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे, और वो पूरी तरह से पूरी ताकत लगा रहे कि इनके बच्चे नहीं पढ़ने को ना। उसी तरह से अगर हम उच्च शिक्षा की ओर जाते हैं तो मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना बहुत पसंद करूंगा। उच्च शिक्षा में भी हमारे जो बच्चे जो 12वीं के बाद कोई IIM, IIT और बहुत सी जगह पढ़ने को जाते हैं, वहाँ पर में भी उनको उच्च शिक्षा से वंचित करने का उनका एक षड्यंत्र चल रहा है। आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर में, उस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक बच्ची का नंबर लगता है, वह बच्ची वहाँ एडमिशन के लिए जाती है जो इकोनॉमिकली वीकर होती है, जो आरक्षित घटक से होती है, अनुसूचित जाति की बच्ची होती है। जब वो वहाँ एडमिशन के लिए जाती है तो उसको 2 दिन दिए जाते हैं, सिर्फ 2 दिन। उसको 2 दिन दिए जाते हैं कि 2 दिन में आपको 2,40,000 भरना पड़ेगा। अब वो तो आर्थिक दृष्टिकोण से वो वंचित है, निर्धन है, वो 2,60,000 2 दिन में कहां से लाएगी? और जबकि नियम ये बोलता है कि कोई भी आरक्षित घटक का जो बच्चा है, सरकार शिष्यवृत्ति के माध्यम से उसके जितने भी शुल्क है वो भरती है। जब सरकार उसके अगेंस्ट में वो पैसा भरती है तो उसको एडमिशन लेते वक्त उससे पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। फिर भी उस बच्ची को 2 दिन का समय देते हैं, और 2 दिन के समय में वो बच्ची जिसके पिताजी सेंटरिंग का काम करते हैं, जिसकी माँ बर्तन मांजने का काम करते हैं, क्या वो दो दिन में 2,40,000 भर सकेंगे? जबकि सरकार का नियम है कि हमें जो आरक्षित घटक के जो बच्चे, हमें किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश लेते वक्त
एक भी पैसा नहीं भर रहा है। जब हमें पैसा नहीं भरना है तो महाविद्यालय हमारे से पैसा क्यों मांग रहा है? और जब मांग रहा है तो वो 2 दिन का समय दे रहा है। अब इसका मतलब यह है कि आप अगर MNLU में आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेने के बाद यानी वहां पढ़ने के बाद आपको 50 लाख का पैकेज होता है 4 साल में। यानी वो बच्चा वो 50 लाख का पैकेज ना ले पाए इसलिए उसको शिक्षा से वंचित किया जाता है। मतलब ये बच्चा अगर 2 दिन में पैसा नहीं भरेगा तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएंगे। अब उसकी मां कहां से लाएंगे, उसके पिताजी कहां से लाएंगे? जिन्होंने इस साजिश को समझ करके एक होने और बहुत डाइवर्सिटी में एक होने का ये अभियान शुरू किया है, इसके लिए मैं उन सभी आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। कई बार आधी लड़ाई उसी दिन जीत ली जाती है जिस दिन तमाम तरह के डर के माहौल में कोई निडर होकर लड़ने की हिम्मत कर लेता है। फिर इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़ाई आप जीते या नहीं जीते, लेकिन ऐसे वक्त में कोई लड़ने की हिम्मत करके खड़ा हो गया और आंख में आंख डाल करके कहे, इसलिए उम्मीद जिंदा रहती है। हौसलों में फकत उतार सही, वक्त ज्यादा ही बेहिसाब सही, नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। कोई भी रात इतनी घनी रात नहीं होती कि सूरज के उगने की उम्मीद ही खत्म कर दे। कोई भी वक्त इतना बुरा हो ही नहीं सकता कि लड़ने की जगहें खत्म हो जाएं। कोई भी तानाशाह इतना बड़ा नहीं हो सकता कि उसकी कुर्सी एक न एक दिन चली न जाए। इसी उम्मीद के साथ युवाओं का कार्यक्रम होना चाहिए और मैं इसलिए भी बधाई दूंगा इस कार्यक्रम के आयोजकों को, जहां से मैंने बातचीत शुरू की थी। हर विषय पर बातचीत हुई, लगभग जिन विषयों पर आज बात होनी जरूरी है। महिलाओं के विषय पर बात हुई, लेकिन यहां केवल यह नारा नहीं लगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हकीकत में बेटी की समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे होगा, उस पर बात हुई। सोशल मीडिया पर बात हुई। हमारे दोस्त ने बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दिया। बस उस प्रेजेंटेशन में यह बताना भूल गए कि आजकल तो डियर प्राइम मिनिस्टर भी अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं की अपील करते हुए देखे जा रहे हैं। तो वो नहीं कराया गया, लेकिन उसका कैसे इस्तेमाल करना है और उससे कैसे बचना है। पैरासीटामोल की दवाई भी गलत ढंग से खा ली जाए तो रिएक्शन कर जाती है। यहां तो आप इतने नेता का भाषण इतना गलत डायरेक्शन से ले रहे हैं, बदहजमी होनी लाजमी है। और उनके भाषण का झूठ कैसे लोगों को बरगला रहा है। पापा युद्ध रुकवा दिया, हमें विदेश से बाहर से ले आए। सोचिए, खुले आम झूठ। पहले क्या होता था, झूठ उठ कोई बोलता था तो अगल बगल देख लेता था कि कोई सुन तो नहीं रहा है कि हम सामने वाले को मूर्ख बना रहे हैं। अब तो खुलेआम मूर्ख बनाया जा रहा है। ये देख करके कि मान जाते, कितने पापा लोग इस पे खुश हो गए, हाँ युद्ध रुकवा दिया, हमें तो पता ही नहीं था। और जो युद्ध लड़ रहे हैं उन्हें भी पता नहीं कि अरे कब रुका, किसने रुकवाया। ऐसे वक्त में जब झूठ का बोलबाला है, सच की लड़ाई लड़ना अपने वक्त में जिंदा होने की निशानी है। और इसके लिए भी आयोजकों को धन्यवाद, क्योंकि जो झूठ बोल रहा है ना, उसके पास झूठ को फैलाने के रास्ते बहुत ज्यादा हैं। पहले के जमाने में जिनके 10 मुंह हुआ करते थे उनको लोग
खराब मान लेते थे। आजकल तो हजारों मुंह हैं। एक मुंह से कोई तानाशाह कहता है कि देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, दूसरा मुंह उसी का है, उसी शरीर का है, आप समझ रहे हैं ना। वो वहां से बोलता है कि 400 सीट चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। कौन सा सही है रे भाई? संविधान बचाना है कि संविधान बदलना है? ऐसे वक्त में सोशल मीडिया से कैसे आप, क्योंकि एक बात तो सही है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने 2000 की नोट में चिप ढूंढने का भी झूठ को झूठ नहीं माना, तो हमारे और आपके सच को क्या दिखाएगा? पहले छप के बिका करते थे जो अखबार, वो अब बिक के छपा करते हैं। ऐसे वक्त में जब मीडिया उनकी दरबारी हो चुकी हो तो सोशल मीडिया आपका हथियार है, लेकिन हां, उस हथियार को कैसे बच के इस्तेमाल करना है इसका आपको एक सेशन में पढ़ाया बताया। इसलिए मैं कहता हूं कि कितना खूबसूरत मंच। एक दोस्त ने ओबीसी के मसले पर बात की, मानवाधिकार पर बात हुई, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटीज को लेकर के क्या दिक्कत हुई। मेरे परिचय में संचालिका जी ने कहा कि मैंने एक किताब लिखी है जो बेस्ट सेलर हो गई है, और यह बात भी मुझे ही बतानी पड़ रही है क्योंकि यह भी बात मीडिया से गायब है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वाली खबर गायब है, इस पर बात नहीं हो रही। लेकिन सच को, मैं महाराष्ट्र की जमीन पर खड़ा हूं, यहां के एक पुरखे ने हमारे लिखा कि हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता। उनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले, और उन्होंने जो सबक हमें सिखाया है, स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। और इसलिए ये बात हम खुद बताएंगे कि जब हमारे एक दोस्त यहां पर खड़े होकर रोहित वेमुला, पायल तड़वी को याद कर रहे थे, मुझे अपनी किताब का कुछ चैप्टर याद आने लगा था। आपका मन करे तो पढ़िएगा। मैं अपनी किताब का प्रचार करने नहीं आया हूं क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। वो एक सूचना थी जो आप तक पहुंच गई, आपका मन करे तो पढ़िएगा। वैसे एक सूचना ये है कि मराठी में लोगों ने उसे इतना प्रेम दिया है कि उसका मराठी में भी ट्रांसलेशन हो रहा है, जो बाबा साहब की जयंती के पहले लॉन्च हो जाएगा, और हो सकता है वो मराठी में भी आपको पढ़ने को मिले। यानी प्रोफेसर की डायरी मराठी में भी आ रही है। और उस किताब को इसलिए याद कर रहा हूं कि वो पूरी की पूरी किताब मैंने डेडिकेट की है तो रोहित वेमुला और उनके जैसी अधूरी रह गई संभावनाओं के नाम। इस कार्यक्रम का नाम है युवा परिषद। तो इस देश के नौजवानों का आइकॉन कौन होना चाहिए? हमें इस मंच से रोहित वेमुला को याद करना पड़ेगा, जिनकी सांस्थानिक हत्या की गई। एक ऐसा नौजवान जो कार्ल सैगन की तरह वैज्ञानिक बनना चाहता था, फेलोशिप रोक दी। क्यों रोकी? रोहित वेमुला, महाराष्ट्र के लोगों, इशारा आप भी समझते होंगे, अगर रोहित वेमुला जय भीम बोलते हुए उनका वाला नारा भी लगाने लगता तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग जय भीम बोलते हैं, दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो कुछ और हो जाता है। समझ रहे हैं ना? लड़ाई देखिए, इस मंच पर खड़े होकर केवल अपने वैचारिक प्रतिपक्षी की आलोचना करें, इतने से ही काम नहीं चलेगा। थोड़ा झाड़ू घर के अंदर भी लगाना पड़ेगा। कहीं गलती हमारी भी तो है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर जाने के आंदोलन को बंद कर दिया एक समय के बाद, और जाते जाते मिलिंद कॉलेज जैसा कॉलेज खोलकर गए और ये कह के गए कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज बाबा साहब होते तो उसमें कुछ चीजें और जोड़ते और उसको कहते कि रीड, राइट एंड फाइट। पढ़ो, लिखो और लड़ो। ये आपके नौजवान और जिंदा होने दोनों का पर्याय होगा।
और बाबा साहब का बनाया हुआ संगठन कितने टुकड़ों में बटा है ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कितने टुकड़े हुए, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के कितने टुकड़े हुए। तो ये कुछ मूल्यांकन तो हमें अपना भी करना होगा, क्योंकि यहीं बगल में नागपुरी संतरे के बाद जो एक चीज और प्रसिद्ध है, अगले साल उसका 100 साल पूरा होने जा रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक वैचारिक मंच है और समझदार को इशारा काफी। इस मंच से अगर नाम लेंगे तो हम अपने वैचारिक लोगों का नाम लेंगे, संविधान का नाम लेंगे, बाकी किसी को हम उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते कि ऐसे वैचारिक मंचों से उनका नाम लिया जाए। लेकिन इस बात को कहना आज के वक्त में जरूरी है कि जब हमारा एक साथी यहां खड़े होकर एक भारत का दृश्य आपके सामने रख रहा था कि इस देश के विश्वविद्यालय, स्कूल और कॉलेज अब इतने सांप्रदायिक हो गए हैं कि एक शिक्षिका अपने ही विद्यार्थी को बुलाकर उसको मुस्लिम होने की वजह से ऐसी बात बोलते हुए उसी के विद्यार्थियों से पिटवा रही है। जहर का पता नहीं साहब कितना फैल चुका है। और मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय जिससे मुझे निकाल दिया गया, मैं तो एक बहिष्कृत प्रोफेसर हूं, मैंने बचपन में चाय नहीं बेची लेकिन मेरे घर वालों ने दूध बेचा। मैंने भीख नहीं मांगी, मेरे घर वालों ने मेहनत किया और मुझे पढ़ाया। अगर हमारे घर वाले न होते तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। और जिस प्रोफेसर की डायरी की बात मैं करना चाहता हूं वो बिके, कितनी बिके ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस कलम और किताब ने हम जैसे नौजवानों को बनाया है, उस कलम और किताब की कहानी है प्रोफेसर की डायरी में, इसलिए आपको उसे पढ़ना चाहिए। कि अगर कलम और किताब न होती तो मैं यूपी के आजमगढ़ में कई गाय भैंस चरा रहा होता, दूध बेच रहा होता। आज मैं 14 साल प्रोफेसर रहने के बाद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर होने के बाद, आंख में आंख डाल करके तानाशाहों से निडर होकर सवाल पूछने के बाद, नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद भी उन्होंने सोचा था कि नौकरी छीन लेंगे तो चुप हो जाएगा, डर जाएगा। हमने भी तय कर लिया कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। ये जो हिम्मत और ताकत मिली है ये कलम और किताब से मिली है, अपने वैचारिक पुरखों से मिली है। इसलिए आज के नौजवानों को एक पैगाम अगर कोई देना चाहेंगे हम, तो कलम और किताब हर हाथ तक पहुंचे, ऐसा भारत बनाना होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं, उस प्रोफेसर की डायरी में मैंने वो फलसफे लिखे हैं कि आज वही कलम और किताब कैसे लोगों के हाथ से छीनी जा रही। हमारे एक दूसरे दोस्त जब अभी हमसे ठीक पहले बोल रहे थे, कहां तो इस देश में ये नारा लगा था, समाजवादी आंदोलनों का नारा हुआ करता था, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। पढ़ाई और दवाई मुफ्त हो, किसी की जेब में पैसा है इससे तय ना हो कि उसे पढ़ाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो स्कूल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आज कहां पहुंच गया, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जुमलेबाजी में नारे तो आपने भी खूब लगाए, और पॉलिसी बनाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न पढ़ेगा इंडिया न आगे बढ़ेगा इंडिया। ये पॉलिसी बनाई है जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। पहला हम मैसेज ये देना चाहते हैं, हम तो हमेशा नारे लगाते हैं, हिटलर विटलर तेरी नहीं चली तो मोदी तेरी क्या चलेगी। हिटलर विटलर नहीं चला तो इसकी क्या चलेगी, हम ये चलने नहीं देंगे। 50 दिन है, इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। मोदी की गारंटी बहुत टेप बजाया जा रहा है, लेकिन हमको इस देश के अंदर में संविधान की गारंटी वाली गवर्नमेंट चाहिए, मोदी की गारंटी वाली गवर्नमेंट नहीं चाहिए। श्रुति ने बताया जैसे हिटलर शाही में क्या किया जाता था, कैसे लोगों के अंदर में डिवीजन पैदा करके, क्या मुद्दे हैं उनसे अलग भटका करके, द्वेष पैदा करके, एक तरफ हो करके कि आप मुझे वोट दो, मुझे चुन के लाओ, मैं सिर्फ भला कर सकता हूं देश का, ऐसा करके हिटलर शाही आई। इसको हमने आज के परिप्रेक्ष्य में समझ लेना चाहिए, आज के वातावरण में समझ लेना चाहिए कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है। इस देश में पिछले 2014 से अगर कोई बात बड़ी हुई होगी तो वो सिर्फ द्वेष और कुछ नहीं। इंसान से इंसान का दुश्मन,
हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित, दुनिया भर के देश यहां पर पैदा किए गए और अपना डायलॉग उनमें बताया गया, और वैसा देश के भक्तों ने और जो यूथ उनके साथ लगे हुए हैं उन्होंने ऐसा बिहेव भी किया। पता नहीं जैसा कौन सी सत्ता आ गई है, कौन सा पावर आ गया उनके पास में। तो ये श्रुति जी ने बहुत अच्छे से समझाया, हमें समझना होगा। उमेश कोराम जी ने ओबीसी की बात रखी, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हैं, उनके इश्यूज क्या हैं। उन्होंने पार्टिसिपेशन की बात की, गांव-गांव जाकर के बताने की बात की, कैसा ओबीसी का जो इनके पास में अनुदान मिलता था वो कम मिलता था, इन्होंने लड़ करके, इनका अभिनंदन है कि उसको थोड़ा बढ़ाया है और उनको आज ज्यादा शेयर मिल रहा है। ओबीसी भी समाज बहुत भटका हुआ है, उनको भी एक जगह लाने की जरूरत है और देश की चिंता में लाने की जरूरत है। ओबीसी समाज को भी बहुत उलझाया हुआ है, ये उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। सैफुल इस्लाम जी, माइनॉरिटीज का एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो प्रॉब्लम, रोहित वेमुला की बात की उन्होंने, एक स्कूल टीचर की बात की। शर्म आती है ऐसी स्कूल टीचर्स के ऊपर जो एक मुस्लिम बच्चे को दूसरे धर्म के बच्चों से पिटवाती है। ये देखना चाहते हैं हम अपना देश ऐसा? ये गंदगी शिक्षक के मन में क्या मैसेज जाता है इससे? क्यों उस शिक्षक के खिलाफ वहां के लोग आवाज नहीं उठाते हैं, चुप क्यों हैं? हमें यहां बुरा लगता है, वहां उनके वहां पे लोकल लेवल पे क्यों नहीं? माफी मांगना और बाद में सब बातें करना, अपना मकसद तो पूरा कर लेता है इंसान। तो वहां पर उन्होंने बात रखी सिस्टमेटिक तरीके से कैसा अत्याचार की जाता है, बहुत अच्छे से बात रखी कि अब हमें अपने आसपास जो ऐसे घटनाएं घट रही है उसको हमने दबा के नहीं रखना चाहिए, उसको बताना चाहिए। बहुत अच्छी बात रखी उन्होंने अपने साथ, धन्यवाद आपका। राहुल डोंगरे जी ने डिजिटल वर्ल्ड के बारे बताया, यूथ कैसा इन्फ्लुएंस हो रहा है, डाटा दिया उन्होंने कि कौन कितना डाटा यूज कर रहा है, कैसा उसके बारे में बातचीत हो रही है, कैसा उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उनके कानों में क्या बताया जा रहा है, उनका माइंडसेट चेंज किया जा रहा है। और उसमें से 48% इन्होंने जो आंकड़ा रखा वो बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 48% जो यंग लोग हैं, वोटर्स लोग हैं, वो पॉलिटिशियंस के इन्फ्लुएंस में आकर के वोट करते हैं। उनको उनके ऊपर में उसका इन्फ्लुएंस हो गया, इससे बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफा सब चल रहा है, मीडिया में, रेडियो में, टीवी में, कान पक जाते हैं। विविध भारती का जो बेसिक टैगलाइन है, देश की सुरीली धड़कन, अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन वो सुरीली धड़कन अब बेसुरी हो चुकी है। दिन भर 15-15 मिनट के अंदर में न्यूज ठोकी जा रही है और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा और वो शुरू हो जाता है। वो आगे न्यूज रीडर को कुछ बोलना ही नहीं है, वही अपना शुरू हो जाता है। तो वो सुरीली नहीं रह गई, वो बेसुरी हो गई है, उसे भी सुरीली बनाना है हमारे। राहुल डोंगरे जी ने भी बहुत अच्छे से बात रखी। कृतल आकरे जी ने महिलाओं के बारे में रखी, महिलाओं की आज़ादी के बारे रखी। हाँ, बिल्कुल ये बात सत्य है और सच है कि इस देश की अगर आधी आबादी महिला है तो इस देश की प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक इस देश की आधी महिलाओं की प्रगति नहीं होगी। उस दिन तक इस देश की प्रगति मानना झूठा है। 50% सही है, 50% वो बातें गलत है। हमने महिलाओं को भी उतनी तरक्की जीवन में उनके देना चाहिए। रूढ़ी, प्रथा, परंपरा, इससे आज़ादी देना चाहिए, उनको भी उनकी रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको भी उनका अधिकार देना चाहिए, वो भी हमारे बराबर वहाँ पर रह करके काम करना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ऐसी सरकार हमने चुन के लाना चाहिए, जिसने संविधान ने हमें अधिकार दिया है वो हमने पूरा उन तक पहुँचाना चाहिए। अगर 70 साल तक हम ये नहीं पहुँचा सके हैं तो कहीं ना कहीं हम दोषी हैं, हमारे सिस्टम दोषी है, हमारा सामाजिक व्यवस्था दोषी है और हमारी मानसिकता उसका दोषी है। आशीष फूलझिले जी ने आरटीई की बात की। महाराष्ट्र में कानून बदला गया है, पहले 3 किलोमीटर था, अब 1 किलोमीटर पे ला दिया है। आरटीई पढ़ाना एक सुविधा थी जो पिछले मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में उन्होंने कानून बनाया था।
कि 25% एडमिशन आपको देना है 7वीं क्लास तक के, और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना है। पढ़ाने के लिए आरटीए में लॉटरी लगती थी, क्या क्या वो सिस्टम, बहुत उसमें भी प्रॉब्लम थे, पर होता था। उसके बारे समस्या रखी और उसको अब 1 किलोमीटर तक ला दिया गया, और जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है उसके आसपास, वहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में आरटीई की एडमिशन नहीं मिलेगी। उसका सीधा सीधा असर वो जो सब्जी बेचने वाला ठेले वाला है, जो ऑटो चलाता है, जो पंचर की दुकान लगा के बैठता है, जो बेचारा 5,000 रुपए महीना फीस स्कूल में नहीं भर सकता है, वो बेचारे के बच्चे को पढ़ाई करने नहीं मिलेगा। प्राइवेट स्कूल वालों का रोना क्या है? हमको जो आरटी के पैसे मिलते 1,000 रुपए एक स्टूडेंट के, वो हमको नहीं मिल रहे तो हम नहीं पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे। अरे भाई पढ़ा दो ना, कितने तो करोड़ों कमाते हो, कितने तो पैसे कमा रहे हो। स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि ट्यूशन क्लासेस भी अलग लेनी पड़ती है, स्कूल में भी अलग पैसे भरने पड़ते हैं, माँ बाप के ऊपर डबल बोझ है, और वो गरीब के बच्चे को पढ़ाने के लिए तुम्हारे को तकलीफ होती है। आदरणीय अध्यक्ष जगजीत सिंह जी ने हमें अमूल्य मार्गदर्शन किया, जिससे हम बहुत बहुत महत्वपूर्ण मोटिवेशन मिला कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं क्या करना चाहिए, जिससे हमें हमारी सोच कैसी बदलनी है, ये हमें मार्गदर्शन किया। इसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, जिनकी आज तबीयत खराब होने के बाद भी स्टिल उन्होंने हमें इतना मोटिवेशन दिया, इतना गाइडेंस दिया, उसके लिए हमें बहुत बहुत थैंक यू करना चाहते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे सभी साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम में आयोजन किया है और समय निकालकर हमें प्रेरित किया है, यह प्रोग्राम खूबसूरत हुआ। उन सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रोग्राम को सफल करने के लिए सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों को आभार व्यक्त करते हैं। डीएनसी कॉलेज के पदाधिकारियों ने हमें बहुत ज़्यादा मदद की है, तो हम उन्हें भी बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं।